Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DNA, online learning platform for biology. I hope you all are doing well and safe from COVID-19 second wave. In this lecture, we will discuss DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting is a way to identify a certain individual rather than simply identify a species or a particular trait. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो यूज़ है वो हम आइडेंटिफिकेशन में कर रहे हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसका बेस क्या है, किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? तो हम जीनोमिक बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक होता है हम ट्रेट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाता है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, उसके फिनोटाइप्स आ जाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नॉर्मल और सिंपल आइडेंटिफिकेशन से अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के जीनोम की स्टडी कर रहे हैं और उस जीनोम से पता लगा रहे हैं कि स्पीशीज़ कौन सी है। ए टेक्निक यूज्ड बाय साइंटिस्ट to distinguish between individual of the same species using only sample of their DNA। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, इसका यूज़ साइंटिस्ट किस काम में कर रहे हैं? दो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के जीनोम की स्टडी करने में। और जीनोम की स्टडी किसके द्वारा कर रहे हैं? केवल उन स्पीशीज़ के डीएनए के सैंपल को लेकर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए सैंपल का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड। हु इन्वेंटेड इट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप की थी? द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरी इन 1985। तो एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को। कब? 1985 के अंदर। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए सैंपल्स चाहिए। अब डीएनए सैंपल कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड हो सकता है, हेयर हो सकते हैं, सलाइवा हो सकता है, सेमन हो सकता है, या कोई भी बॉडी टिश्यू हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। अब सैंपल कलेक्शन के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फर्स्ट स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सैंपल्स। डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स और टिश्यू। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर, ब्लड और स्किन इज नीडेड टू आइसोलेट डीएनए। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन किससे कर रहे हैं? सैंपल से कर रहे हैं। अब सैंपल के अंदर हमने क्या लिया है? ब्लड हो गया, हेयर हो गया, सेमन हो गया, या कोई भी बॉडी टिश्यू हो गया। तो इस सैंपल का हमें स्मॉल अमाउंट ही चाहिए होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वो डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं, जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो स्मॉल अमाउंट के अंदर ही सैंपल क्या होता है, ज़रूरी होता है। ज़्यादा सैंपल हमें नहीं चाहिए, इसी से हम क्या कर लेंगे, डीएनए का आइसोलेशन कर लेंगे। तो सैंपल का आइसोलेशन कैसे करते हैं हम? तो आइसोलेशन 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। पहला स्टेप लाइसिस का होता है। तो लाइसिस के द्वारा जो सेल और जो सैंपल हमने लिया होता है, उस सेल का सेल वॉल और उसका न्यूक्लियस हम क्या करा देते हैं, ब्रेक करा देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही सेल ब्रेक होती है और इसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ये बाहर की ओर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, डीएनए बाहर की ओर रिलीज़ हो गया। तो सेकेंड स्टेप में इसे हम क्या करा लेते हैं, इसका प्रेसिपिटेशन करा लेते हैं। प्रेसिपिटेशन कराने के बाद इस डीएनए का थर्ड स्टेप में प्योरिफिकेशन के द्वारा इसे हम आइसोलेट कर लेते हैं, और इस आइसोलेटेड डीएनए का यूज़ हम किस में करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो इस तरह फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कराते हैं, हमारा जो डीएनए है इसका हम क्या कराएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डाइजेशन कराएंगे। डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम यूज़ लेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।
ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, साइट स्पेसिफिक होते हैं और डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर साइट पर जाके क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। इससे हमारा जो सैंपल डीएनए होगा वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है, हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट आर कट आउट आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। दिस यील्ड थाउजेंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंट साइज बिकॉज द बेस सीक्वेंस बीइंग कट मे बी फॉर अपार्ट लॉन्ग फ्रेगमेंट्स और क्लोज टुगेदर शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर। कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स तो क्या है, बहुत दूर दूर है, इसलिए हमें लॉन्ग फ्रेगमेंट्स मिले। कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है, बहुत ही पास है, इस कारण हमें क्या मिले, छोटे फ्रेगमेंट्स मिले। तो हमारे पास दो तरह के फ्रेगमेंट्स आ गए, एक तो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स है और एक क्या है, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स है। कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर HAE थर्ड, HINF फर्स्ट, ALU फर्स्ट। तो ये क्या है, कुछ कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिसका यूज़ हम किसके अंदर कर रहे हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए। रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड ओवरनाइट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह जो प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स पे कट लगा रहे हैं, ये हम ओवरनाइट इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को इस डीएनए सेगमेंट के साथ रख रहे हैं। और यहाँ पर हम कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर ले रहे हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवरनाइट रखने के बाद हम देखते हैं कि हमें सुबह तक क्या मिलते हैं, इस डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। तो इस तरह सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है, हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। अब थर्ड स्टेप आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब तरह के डीएनए हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब इनका क्या कराएंगे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेशन कराएंगे। फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस आधार पर, किस बेसिस पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन करता है, तो ये साइज़ के हिसाब से करता है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए का जो सेपरेशन है इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट के साइज़ के बेसिस पे और डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर जो चार्ज है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज है, उसके बेसिस पे भी क्या होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का और फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है। DNA fragments are injected into wells and an electrical current is applied along the gel। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या करते हैं, एक ट्रे होती है प्लास्टिक की, जिसके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, हमारा एगोरस जेल का सोल्यूशन, जो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, जिसके अंदर हम वॉल का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो इन वॉल्स के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो मिक्सचर है, उसे हम इंजेक्ट करा देते हैं माइक्रोपिपेट के द्वारा। तो इससे क्या होता है, सैंपल लोड हो गया इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। सैंपल को लोड करने के बाद इसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट से जोड़ देते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर सैंपल वाली साइड तो क्या होता है, कैथोड होता है, और सैंपल के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, एनोड होता है। तो यहाँ पर डीएनए किस साइड मूव करेगा, डीएनए पॉजिटिव से, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड अट्रैक्ट करेगा। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, ये फ्रेगमेंट्स कहाँ की ओर मूव करने लग जाते हैं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड साइड। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि आपको पता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। सो इट इज़ अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द जेल। इसलिए क्या होता है,
जेल का जो एंड है, जहाँ पर क्या है हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, इस एनोड की साइड, और इनका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सेपरेशन होने लग जाएगा। द शॉर्टर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर देन द लॉन्गर फ्रेगमेंट्स। अब जो शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सेपरेट होंगे। वहीं अगर हम लॉन्ग फ्रेगमेंट्स की बात करें, क्योंकि वो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे, वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के बाद सेपरेट होंगे। इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे सेपरेशन होने लग जाता है। स्मॉल फ्रेगमेंट्स पहले सेपरेट हो जाते हैं, लॉन्ग फ्रेगमेंट्स बाद में सेपरेट होते हैं। डीएनए इज सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो साइज़ के बेसिस पे भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जिनका साइज़ बहुत ही छोटा होगा वो फ्रेगमेंट्स जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, और जिनका साइज़ क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बाद में सेपरेट होंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप, ट्रांसफर डीएनए ऑन नायलॉन या फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। अब इन सेपरेट हुए फ्रेगमेंट्स को हम किसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, नायलॉन शीट के ऊपर, या फिर इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू ए नायलॉन शीट बाय प्लेसिंग द शीट ऑन द जेल एंड सोकिंग देम ओवरनाइट बाय द प्रोसेस ऑफ सर्दन ब्लॉट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सर्दन ब्लॉट के बारे में। तो यहाँ पर हम जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसे ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर जो जेल जिसके ऊपर हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हुए हैं, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, एक नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन को रख देंगे। ठीक है, इसे ओवरनाइट रखा जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ सोकिंग मेथड, ये फ्रेगमेंट्स किसके ऊपर सोक हो जाएंगे, किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्दन ब्लॉटिंग। सर्दन ब्लॉटिंग जिसके द्वारा हम डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आता है फिफ्थ स्टेप, जिसमें आता है प्रोबिंग, या फिर इसे हम कहते हैं प्रोब लेबलिंग। एडिंग रेडियोएक्टिव और कलर्ड प्रोब टू द नायलॉन शीट विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट सीक्वेंसेस। अब प्रोब्स क्या होते हैं, तो प्रोब्स डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका जो सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, टारगेट सीक्वेंसेस के। अब टारगेट सीक्वेंस क्या है, जो कि हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स में है। ठीक है, तो उस टारगेट सीक्वेंसेस से क्या करते हैं, ये प्रोब्स जाकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि जिस जीन को हमें आइसोलेट करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि इस डीएनए के सैंपल के अंदर ये जीन या फिर ये जीनोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हमें इस जीन का पहले से क्या पता है, सीक्वेंस पता है, तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके इस स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रॉप बनाते हैं, और इस प्रॉप को हम क्या करेंगे, अब इस नायलॉन शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पर क्या होगा, ये डीएनए के प्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉप अपने स्पेसिफिक और अपने कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट सीक्वेंस के स्पेसिफिक सीक्वेंस से जाकर या डीएनए से जाकर क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेंगे। ईच प्रॉप्स ओनली स्टिक टू 1 और 2 स्पेसिफिक प्लेस ऑन द शीट। तो ये जो प्रॉप्स है हमने प्रॉबिंग के लिए यूज़ में लिए हैं, ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक प्लेस पे इनमें से एक या फिर 2 प्रॉप्स ही क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक साइट पर जाके क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही क्या करेगा, उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स और सीक्वेंस से क्या करेगा, स्टिक होगा और उससे पेयरिंग करेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉप्स भी होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ना होते हुए भी डीएनए के सीक्वेंसेस से क्या कर लेते हैं, कुछ पेयरिंग शो करते हैं, जिसे हम वॉशिंग के द्वारा क्या कर लेते हैं, वॉश आउट कर लेते हैं। तो वॉश आउट के बाद केवल वही प्रॉप्स बचेंगे जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं अपने टारगेट सीक्वेंसेस से। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन।
Label prop DNA should be hybridized with the complementary sequences located on nylon membrane for the detection of position of later. तो यहाँ पर जो डीएनए की प्रॉप्स होंगी वो किससे हाइब्रिडाइज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्रॉबिंग के बाद क्या करते हैं हम? मेम्ब्रेन इज वॉस्ड टू रिमूव नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रॉप्स जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के अलावा भी कुछ नॉर्मल पेयरिंग शो करते हैं, जो कुछ सिमिलर सीक्वेंसेस होने के कारण इन प्रॉप्स के और अननोन डीएनए सीक्वेंसेस के बीच में देखी जाती है, जिसे हम क्या करते हैं? वॉशिंग के द्वारा वॉश आउट कर लेंगे और लास्ट में हमें सिर्फ कौन से फ्रेगमेंट्स मिलेंगे? ऐसे प्रॉप्स मिलेंगे जो क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑटो रेडियोग्राफी। 7th स्टेप होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड का। टू डिटेक्ट द सीक्वेंस इन जीनोम बाउंड विद द हाइब्रिडाइज्ड रेडियोएक्टिव प्रॉब ऑन मेम्ब्रेन। तो रेडियोएक्टिव प्रॉब का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसे डिटेक्ट करने के लिए कि भाई मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमने प्रॉप्स या जो प्रॉबिंग करवाई है, तो वो प्रॉप्स हाइब्रिडाइज हुए हैं डीएनए सीक्वेंसेस से, जो हमारे टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस है। इसे डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। इन ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक इट इन्वॉल्व अलाइनमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन विथ एक्सरे फिल्म। तो ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं? एक्सरे फिल्म का यूज़ करते हैं और इस एक्सरे फिल्म को हम किससे अलाइन कराते हैं? जो हमारी क्या है? हाइब्रिडाइज मेम्ब्रेन है, जहाँ पर हमारी प्रॉबिंग हुई है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? हमारी एक्सरे फिल्म रख दी। एक्सरे फिल्म रखने से क्या होता है? जहाँ पर प्रॉबिंग करवाई है और जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉप्स कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव प्रॉप्स क्या होते हैं? इनकी क्या फीचर्स होते हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इमिट करेंगे? रेडियो एक्टिविटी इमिट करेंगे, ठीक है। तो हमें वहाँ पर क्या दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा। अब ये कलर जो है या फिर जो रेडियो एक्टिविटी है, किसके ऊपर शो हो जाएगी? इस एक्सरे फिल्म के ऊपर। द एक्सरे फिल्म अल्टर इट्स डेवलपमेंट, शो मल्टीपल नंबर ऑफ बैंड्स दैट्स लुक लाइक बारकोड एंड नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट। अब जैसे ही हमने अपनी एक्सरे फिल्म को अलाइन कराया हाइब्रिडाइज मेम्ब्रेन से, तो इसके कारण एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या अपीयर हुए? बैंड्स अपीयर हुए, ठीक है, जो किसकी तरह दिखाई देते हैं? एक तरह के बारकोड की तरह। और यही जो बैंड्स हैं, यही क्या होते हैं? हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट्स। और यहाँ पर बारकोड्स क्यों बने? क्योंकि जहाँ पर प्रॉबिंग हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर इमिशन होगा रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी का जो इमिशन है वो किस पे विजिबल हो रहा है? एक्सरे फिल्म पर विजिबल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बारकोड्स एंड बैंड्स, जिसे हमने बोला है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर हमारा 7th स्टेप कंप्लीट होता है ऑटो रेडियोग्राफी का। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 8, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड पैटर्न्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो बैंड्स हमारे पास आए हैं, इससे क्या करेंगे? हम इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ बैंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे और इन बैंडिंग पैटर्न्स को देखेंगे डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि उनके बीच में हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, या फिर कंपैरिजन करना है उनके जीनोम का। तो उनके जीनोम का हमने क्या करा लिया? जेलेक्टोफोरेसिस करवा लिया, ठीक है, देन उनकी प्रॉबिंग करवा ली, हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, देन एक्सरे फिल्म पर उन सब बैंड्स की हम क्या कर रहे हैं? उनके बैंडिंग पैटर्न्स को देख के एनालिसिस कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ पोजीशन ऑफ बैंड्स। अब क्योंकि बैंड विजिबल हो रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बैंड हमारे पास है, उन्हें हम क्या करेंगे? आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। उनके जो बैंड्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं एक्सरे फिल्म के ऊपर, उन्हें हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो तो सेम बैंडिंग पैटर्न शो करेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, जिनका जीनोम एक दूसरे से डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न शो करेंगे।
Computer software are also available for the analysis of DNA fingerprint. DNA फिंगरप्रिंट के एनालिसिस के लिए बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी अभी अवेलेबल है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, इन बाइंडिंग पैटर्न के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अंदर करते हैं. तो आफ्टर द 8 स्टेप DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. अब हम बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में. तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हम इनहेरिटेंस डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के अंदर करते हैं. ऐसे डिसऑर्डर जो किसके कारण हो रहे हैं, जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण, जो कैसे हैं, इनहेरिटेड है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. हेल्प डायग्नोसिस डिसऑर्डर इन बोथ पेरेंटल एंड न्यूबॉर्न बेबीज़. पेरेंट्स से न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले जेनेटिक या फिर हम कह सकते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर की स्टडी भी हम किससे करते हैं, इन DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से करते हैं. डिसऑर्डर में इंक्लूड सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज़ और अल्जाइमर्स, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड मच मोर. तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं, जो सारी डिसऑर्डर्स हैं, इनका एनालिसिस हम किस टेक्निक से कर सकते हैं, इस DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से. सेकंड एप्लीकेशन आती है DNA फिंगरप्रिंटिंग इन फॉरेंसिक साइंस. तो फॉरेंसिक साइंस के अंदर किसी भी लीगल सिचुएशन और क्राइम में क्रिमिनल का पता लगाने या फिर मर्डरर का पता लगाने के लिए हम इस DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. द DNA प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ हाईली स्पेसिफिक. क्योंकि सब इंडिविजुअल के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट. इसका जो सीक्वेंस होगा सब इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक होगा, जिसके कारण उसकी DNA प्रोफाइल भी क्या होती है, दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होती है. फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर क्राइम साइट से मिले DNA के सैंपल, चाहे वो ब्लड हो या हेयर्स हो, नेल्स हो, तो इन सैंपल्स का हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं. कलेक्शन करने के बाद जो सस्पेक्ट होता है, जिसके ऊपर हमें शक है कि इसका क्या है, किसी ना किसी तरह इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है या फिर ये मर्डरर हो सकता है, तो इस सस्पेक्ट की DNA की प्रोफाइलिंग कराई जाती है और हम मैच करा लेते हैं जो सैंपल हमें उस क्राइम साइट से मिला है. तो इस तरह हम फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर भी इस DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. The chance of two people having exactly the same DNA profile is 30,000 million to 1. दो लोगों की DNA प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा बहुत ही रेयर होता है. 30 मिलियन में से एक केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर दो लोगों की प्रोफाइल क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो और वो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड भी ना हो. ठीक है, तो इसका जो चांस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तो इन फॉरेंसिक साइंस द पैटर्न ऑफ DNA प्रोफाइल इज देन कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द विक्टिम एंड द सस्पेक्ट. तो जो सैंपल हमारे पास था उसकी जो हमने प्रोफाइलिंग करवाई है और जो पैटर्न आया है वो हम किससे मैच करेंगे, विक्टिम और सस्पेक्ट की DNA प्रोफाइल के पैटर्न से मैच करेंगे. इफ़ द प्रोफाइल मैच द सस्पेक्ट इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द सस्पेक्ट वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन. अगर उस सैंपल की DNA प्रोफाइल किससे मैच कर जाती है, उस सस्पेक्ट से मैच कर जाती है जिसके ऊपर हमें क्या था, शक था कि क्राइम किसने करा है, इसी इंसान ने करा है, तो मैच हो जाने से क्या होता है, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जो क्या प्रूफ करता है कि यह सस्पेक्ट प्रेजेंट था कहाँ पर, उस क्राइम सीन की साइट पर. इट डज नॉट प्रूफ द कमिटेड द क्राइम. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो क्राइम करा है वो किसने करा है, इस सस्पेक्ट ने ही करा है. सिर्फ हमें किसका एविडेंस मिलता है कि ये सस्पेक्ट क्या है, उस क्राइम सीन के ऊपर क्या था, प्रेजेंट था. इफ़ द प्रोफाइल डजंट मैच द सस्पेक्ट देन दैट सस्पेक्ट मे बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंक्वायरी. अगर सैंपल के DNA प्रोफाइल का पैटर्न सस्पेक्ट के DNA प्रोफाइल के पैटर्न से मैच नहीं करता है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होता है, तो इस सस्पेक्ट को हम क्या कर देते हैं, इस क्राइम की इंक्वायरी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. ए वायलेंट मर्डर अकर्ड.
किसी क्राइम सीन पर क्या हुआ है, वायलेंट मर्डर हुआ है। द फॉरेंसिक टीम रिट्रीव्ड ए ब्लड सैंपल फ्रॉम द क्राइम सीन। तो फॉरेंसिक टीम उस साइट के ऊपर जाएगी और वहाँ से क्या कलेक्ट करेगी, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेगी। दे प्रिपेयर्ड डीएनए प्रोफाइल ऑफ द ब्लड सैंपल, द विक्टिम एंड द सस्पेक्ट एज फॉलोज। तो फॉरेंसिक टीम क्या करेगी, इस सैंपल से क्या करेगी, डीएनए की प्रोफाइल प्रिपेयर करेगी। तो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर 3 डीएनए प्रोफाइल के पैटर्न प्रिपेयर करेगी। एक तो किसका होगा, जो ब्लड सैंपल हमें साइट से मिला है, क्राइम साइट से, उसका डीएनए प्रोफाइल, विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल और सस्पेक्ट का डीएनए प्रोफाइल। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर 3 डीएनए प्रोफाइलिंग दिखा रखी है, जिसमें पहले नंबर पे सस्पेक्ट का डीएनए प्रोफाइलिंग पैटर्न है। सेकंड नंबर पे जो ब्लड सैंपल हमने कलेक्ट करा था क्राइम साइट से, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग पैटर्न है, प्लस यहाँ पर विक्टिम का प्रोफाइलिंग पैटर्न है। क्योंकि साइट से हमें ब्लड सैंपल मिला है, वो किसका हो सकता है, वो विक्टिम का भी हो सकता है जिसका मर्डर करने की कोशिश की है, और सस्पेक्ट का भी हो सकता है, क्योंकि सस्पेक्ट के भी मर्डर करते टाइम क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ लग सकती है, वो उसका भी ब्लड सैंपल वहाँ पर गिर सकता है। तो इस तरह यहाँ पर हम देखेंगे एज इट इज़ जो ब्लड सैंपल है किसके बेंडिंग पैटर्न से मैच खा रहा है, सस्पेक्ट की डीएनए प्रोफाइलिंग के पैटर्न से एज इट इज़ मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि सस्पेक्ट ही क्या है, यहाँ पर क्रिमिनल है। सेकेंड एप्लीकेशन आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज एज ए पैटर्निटी टेस्ट बाय कंपेयरिंग द डीएनए प्रोफाइल ऑफ ए मदर एंड हर चाइल्ड। तो पेरेंट्स का पता लगाने के लिए भी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम जो मदर की डीएनए प्रोफाइलिंग पैटर्न है उसको किससे मैच करा लेते हैं, चाइल्ड के डीएनए प्रोफाइलिंग पैटर्न से। आइडेंटिफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द चाइल्ड विच आर एब्सेंट फ्रॉम द मदर एंड मस्ट देयरफॉर हैव बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल फादर। तो जैसा कि आपको पता है चिल्ड्रन के अंदर दोनों के गुण आते हैं, फादर के भी और मदर के भी। इस कारण चिल्ड्रंस के अंदर मिलने वाले कुछ बेंडिंग पैटर्न्स मदर के अंदर एब्सेंट होंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चाइल्ड के अंदर वो किससे इनहेरिटेड हुए हैं, उसके फादर से, जो क्या है उसका बायोलॉजिकल फादर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक चाइल्ड है, उसके फादर का आइडेंटिफिकेशन कराना है कि इसका फादर कौन है। इसके लिए हमने चिल्ड्रन के डीएनए का सैंपल लिया, उसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार कराई और इसकी डीएनए प्रोफाइल के जो पैटर्न्स आए उसे किससे मैच करा, उस मैन से जो कि या क्लेम कर रहा है कि ये चाइल्ड उसका है, या फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैन है इसका बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। अगर ये मैन इसका बायोलॉजिकल फादर होगा तो इसके अंदर हम देखेंगे चाइल्ड का जो बैंडिंग पैटर्न है इसके अंदर कुछ ऐसे बैंड्स हैं जो कि इसके मदर में नहीं है, तो वो किससे इनहेरिटेड हुए हैं, उसके फादर से। तो इस मैन के जो बैंडिंग पैटर्न है वो किससे मैच कर जाएंगे, इस चिल्ड्रन के बैंडिंग पैटर्न से मैच कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैन ही क्या है इसका, इस चाइल्ड का फादर है। तो इस तरह से हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करके ये पता लगा लिया, ये आइडेंटिफाई करा लिया कि चाइल्ड के पेरेंट्स कौन है। तो सेम मेथड हम मदर के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हम डिटेक्शन ऑफ सोमेटिक म्यूटेशन और कैंसर, सोमेटिक सेल के अंदर होने वाले म्यूटेशन के डिटेक्शन में, या फिर कैंसर के डिटेक्शन के अंदर, पैथोजन आइडेंटिफिकेशन में, डिटेक्शन ऑफ लोकाई कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, ऐसे लोकाई जो कि क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके डिटेक्शन के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन और इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में हम इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। I hope this lecture is helpful for you. If you like this video, share with your friends, subscribe my channel and stay tuned for more such educational videos.